हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि हमने कल ही बताया था कि आज हम पढ़ाएंगे किसी भी समीकरण को बैलेंस करना, यानी किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे बड़ी बात की आज आपको ये वीडियो पढ़ के इतना मजा आ जाएगा ना कि आप जो कोई भी अनबैलेंस यानी जो असंतुलित समीकरण देखेंगे आप उसको बहुत ही आसानी से संतुलित कर ले जाएंगे। बहुत ही आसानी से, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस उसमें आप बहुत अच्छे से किसी भी समीकरण को संतुलित कर ले जाएंगे। तो और हमने कल ये भी बता दिया था कि आज हमारी ये इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो है, तो आज ही हम इस चैप्टर में बचे हुए सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, अर्थात रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए क्या हमको पढ़ना है, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम देखते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। कह रहा है कि अगर हम किसी भी संतुलित समीकरण, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था ना, शुरू में पांच फंडामेंटल लॉज हमने पढ़े थे, तो उसी में से एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अंतर्गत कोई भी समीकरण बैलेंस यानी कोई भी समीकरण संतुलित कब होगा, जब केमिकल इक्वेशन है द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, मतलब कि सभी एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट उस समीकरण में यूज होंगे उनका जो नंबर ऑफ एटम्स यानी उनके जो परमाणुओं की संख्या होगी वो देखिए क्या लिखा है, एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों साइड्स बराबर होगी, है ना। देखिए ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है द सेम नंबर ऑफ एटम्स यानी सेम एटम जो परमाणुओं की संख्या होगी वो बराबर होगी ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, मतलब कि किसी इक्वेशन में दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बाएं साइड और दाएं साइड, दोनों तरफ जो एलिमेंट्स की संख्या होगी वो एक सेम एलिमेंट की बराबर होगी। और क्या आगे है देखिए, मेनी केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय ट्रायल एंड एरर, मतलब ये एक तरीका है ट्रायल एंड एरर कि किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हम किस तरीके से संतुलित करते हैं। तो मेनी केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय ट्रायल एंड एरर, अर्थात बहुत सी रासायनिक समीकरण को ट्रायल और एरर के द्वारा संतुलित किया जाता है। तो हम अगर एक संतुलित एग्जाम्पल की बात करें, कोई संतुलित एग्जाम्पल देखिए, अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल P4 और हम इसमें मिलाएं O2 और 5O2, तो ये बनेगा P4 और O10। देखिए ये है ना P4 और 10, तो ये देख रहे हैं ना संतुलित समीकरण है, बता दें आपको संतुलित है। देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब कैसे बैलेंस है, देखिए इसके नियम के अनुसार कि हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, मतलब कि इस इक्वेशन में देखिए दो साइड बने हुए हैं, ये हमारा राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो यही कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट होंगे, कोई एक स्पेशल एलिमेंट के एटम्स की संख्या जितनी लेफ्ट साइड में होगी यानी बाएं साइड में होगी, सेम उतनी ही संख्या उसी एटम्स की, सेम एटम्स की समीकरण के दाएं साइड यानी राइट साइड में होगी। तो देखिए हम देखते हैं इनमें क्या कौन कौन सा आइटम है। ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस के यहाँ पे कितने आइटम है, 4, और ऑक्सीजन के कितने आइटम है, इसको देखिएगा, ये O2 मॉलिक्यूल लिखा है, तो एक O2 मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स होते हैं, 2 आइटम्स ना भाई, ऐसे ही तो बना होता है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो ये मिलके तब ये बनाते हैं ना O2, यानी O2 मॉलिक्यूल तब बनाते हैं जब 2 एटम्स मिला होता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कितने एटम्स हैं, 2, और अगर एक में 2 एटम है, एक O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 5 में कितने होंगे, 5 दूना 10, अर्थात हम कहते हैं 10 O के एटम में 10 ऑक्सीजन के एटम है। तो इस साइड देखते हैं क्या 10 ऑक्सीजन के एटम है और 4 फास्फोरस के एटम है। तो देखिए 4 फास्फोरस का एटम दिखाया गया है और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन का एटम दिखाया गया है। इससे क्लियर है ना कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है ना। हम अभी आपको और एग्जांपल 2-3 और एग्जांपल बताने की कैसे हम पहचाने कौन सा बैलेंस है कौन सा इम्बैलेंस है। तो उसके लिए हम देखते हैं 2-3 एग्जांपल हमारा है, तो हम एग्जांपल कुछ ले लिया हमने। तो अगर हम बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इक्वेशन बैलेंस्ड है और कौन सा अनबैलेंस्ड है, यानी
कौन सा इक्वेशन संतुलित है और कौन सा असंतुलित है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम तो ये जानना होगा रिएक्शन कौन सी है, किस तरीके की रिएक्शन। तो हम बताएं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड्स। मतलब कि ये मेटल यानी धातु और नॉन मेटल अर्थात अधातु का अभिक्रिया है किसके साथ, विद ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, जिससे कि ऑक्साइड्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसी है कि जब मेटल और नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं हमने कौन कौन सा एग्जाम्पल लिया है। देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, ये आयरन है और ये है ऑक्सीजन, तो क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड। ये पहला एग्जाम्पल हमारा। और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम और ये ऑक्साइड, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है, फास्फोरस और ऑक्सीजन, तो फास्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पहचानें कौन सा बैलेंस्ड है कौन सा अनबैलेंस्ड है। तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है बैलेंस्ड इक्वेशन, ये वाला बैलेंस, ये वाला भी बैलेंस्ड इक्वेशन और ये वाला अनबैलेंस्ड हमने लिखा है। तो हम देखेंगे मतलब कि ये संतुलित समीकरण, ये भी संतुलित समीकरण, और ये वाला नीचे वाला जो दिखा गया तीसरा, ये असंतुलित समीकरण। तो हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, मतलब कि जो डिफिनेशन है बैलेंस इक्वेशन होने की, क्या है कि समीकरण के बाएं साइड और समीकरण के दाएं साइड, मतलब कि समीकरण के दोनों साइड जो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, मतलब कि ईच एलिमेंट, मतलब कि सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स का यूज हुआ होगा, मतलब जितने भी तत्वों का यूज हमारे इस किसी एक साइड में हुआ होगा, सेम जितनी एटम्स की संख्या इधर होगी। हम देखें अगर पहले वाले समीकरण को देखें तो जितना इस समीकरण इसके इधर जो भी एलिमेंट्स दिए गए, देखिए आयरन और ऑक्साइड, तो जितना एटम्स की संख्या इसकी होगी और जितने एटम्स की संख्या इसकी होगी इस साइड, सेम उतनी ही संख्या समीकरण के उस साइड, समीकरण के राइट साइड में होगी, दाएं साइड में। तो देखिए हम क्या हमारे पहले इक्वेशन में ये पॉसिबल है, ये व्यवस्था है इसमें कि हम इसको संतुलित समीकरण कह रहे हैं। देखेंगे हम क्या कि आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम्स हैं आयरन के, देखेंगे हम 4 लिखा गया ना, तो 4 आयरन के एटम है। और किस चीज के एटम है, तो हम देखें ऑक्सीजन लिखा गया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। O2 क्या होता है, O2 तो मॉलिक्यूल होता है ना, तो O2 मॉलिक्यूल है, लेकिन O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, देखेंगे हम तो 2 होते हैं, क्योंकि O2 लिखा जाता है तो इसका मतलब 2 एटम। तो यहाँ पे देखिए कितने एटम्स हैं, 3 ये, और इस एक O2 के पास 2 एटम, लेकिन 3 O2 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6। तो हम देखेंगे कितने हमारे ऑक्सीजन के एटम है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे और 4 आयरन के एटम है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो राइट साइड में है, क्या उधर भी हमारे जो आयरन के एटम्स है उनकी संख्या 4 है और जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं उनकी संख्या 6 है। तो देखिए कितने कितने एटम्स है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए Fe2 और O3, ये सिंबल तो आपको पता होगा, ब्रैकेट में हमने स्मॉल एस यहाँ पे लिखा, यहाँ पे स्मॉल जी लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है। तो इसका मतलब क्या, अभी हमने अपने पहले बताया था, आगे पहले की वीडियो में, एक आध वीडियो पहले शायद हमने बताया था कि इस सिंबल को हम अगर जी लिखा है तो इसको हम मान लेते हैं कि जो किसी के साथ, जिस कंपाउंड या जिस तत्व के साथ, जिस एलिमेंट के साथ ये जी लिखा है, उसका मतलब कि वो गैसेस स्टेट में है। और जिस किसी के साथ यस लिखा है, इसका मतलब वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में। और अगर कहीं पे यल लिखा आ जाए तो किस अवस्था में होगा, लिक्विड में ना। तो देखिए ये इधर 4 एटम्स हैं और इधर देखिए कितने एटम्स दिए गए हैं, Fe2, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल है किसके, Fe2O3 के 2 मॉलिक्यूल है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि कितने एटम्स हैं Fe के, 2 मॉलिक्यूल्स में, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स में अगर एक मॉलिक्यूल्स अगर देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ Fe2O3 होता सिंगल मॉलिक्यूल, तब Fe के एटमों की संख्या कितनी होती, मतलब कि आयरन के परमाणुओं की संख्या तब कितनी होती, तब देखिए तब जो संख्या होती 2, और ऑक्सीजन की कितनी होती, जो ऑक्सीजन एटम्स है, तब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती, 3 ना। लेकिन इन केस जब यहाँ पे 2 लगा हुआ है, मतलब कि आगे 2 लगा हुआ है, 2 Fe2O3, तब हमारे पास एटम्स अर्थात परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इसकी दोगुनी होगी ना, जितनी सिंगल में थी, यानी हम कह सकते हैं जितनी Fe2O3 में थी उसकी दुगनी संख्या हो जाएगी। देखिए कितना होगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 2 4, और 3 यहाँ और 2 यहाँ, तो 3 दूना 6। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो Fe के एटम की संख्या है वो कितनी है, 4, और O के एटम्स की संख्या है वो है 6, है ना ये बात। देखिए
4 और 6 इधर किस साइड में, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में अर्थात बाएं साइड में हम देखें तो उधर भी 4 Fe के एटम्स और 3 दूना 6। देखिए ये कितना है, 3 क्रॉस 2 मतलब कि 6 है, तो एटम्स की संख्या 6 होगी इस साइड में। तो देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के एटम की संख्या उधर भी 6 है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या इधर भी 6 है। तो इससे साबित हो रहा है ना कि जो एटम्स की संख्या मतलब कि एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट देखिए दो एलिमेंट है, आयरन और ऑक्सीजन, तो दोनों के एलिमेंट्स की संख्या जो समीकरण के बाएं साइड है, यानी जो बाएं दिशा में है, समीकरण के बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड हम कह सकते हैं, जो संख्या समीकरण के लेफ्ट साइड है सेम वही संख्या समीकरण के राइट साइड यानी दाएं साइड भी है। बताया ना, देखिए 4 Fe के यानी 4 आयरन के और 6 ऑक्सीजन के, तो इधर भी 4 आयरन के और 6 ऑक्सीजन के। तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। अब हम अगर दूसरे समीकरण की जांच इसी तरीके से करें कि क्या दूसरा समीकरण हमारा संतुलित है या असंतुलित नहीं है, असंतुलित है, तो देखिए हमने यहाँ पे पहले से बैलेंस देख दिया, तो इसका मतलब ये संतुलित होगा। तो हम एटम्स की संख्या गिन लेते हैं। क्या एटम्स की संख्या जो समीकरण के राइट साइड में है और जो समीकरण के लेफ्ट साइड में है, उधर दोनों में मतलब कि बाएं साइड और समीकरण के दाएं साइड दोनों तरफ समीकरण की संख्या, समीकरणों में एलिमेंट्स की संख्या, एटम की संख्या बराबर है। देखिए इधर कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम, और इधर एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की कितने एटम्स हैं, देखिए 2 पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब मैग्नीशियम के 2 एटम्स, और देखिए मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, O2 मॉलिक्यूल है, तो मतलब एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो यहाँ पे कितने एटम्स होंगे, 2। फिर अब देखते हैं कि उधर हमारे पास एटम्स की संख्या 2 दी गई है, इसको 2 ना लिखें हम क्योंकि ये बैलेंस नहीं होगा, ये इसको अनबैलेंस हम लिख दें। देखिए तो इसको अनबैलेंस कर दें, अनबैलेंस। क्यों अनबैलेंस कर रहे हैं आपको बता देते हैं। अभी एटम्स की संख्या नहीं बराबर होगी इसलिए मैं अनबैलेंस करेंगे। देखिए इधर 2 Mg हमने लिखा मतलब 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, तो इधर देखें, देखिए मतलब कि समीकरण के राइट साइड में देखें तो हमारे पास कितनी संख्या, देखिए मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है ना। तो डिफरेंट हुआ ना कि मैग्नीशियम जो है वहां पे 1 है, मतलब कि राइट साइड में जो मैग्नीशियम एटम की संख्या है, मतलब मैग्नीशियम परमाणु की संख्या जो राइट साइड में दी गई है वो कितनी है, 1। जबकि अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो मैग्नीशियम परमाणु की संख्या कितनी है, 2। इससे हुआ ना कि अब इसमें इनकेस दोनों तरफ एटम्स यानी कि एक निश्चित एलिमेंट के एटम्स की संख्या दोनों तरफ सेम नहीं रह गई है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये समीकरण अनबैलेंस अर्थात ये समीकरण असंतुलित है ना। ऊपर वाले में तो दोनों तरफ संख्या सेम थी इसलिए हमने उसको संतुलित समीकरण कहा, लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखें तो एक साइड में मैग्नीशियम के एटम की संख्या 2 है और दूसरे साइड में मैग्नीशियम की एटम की संख्या 1 है। तो इससे यह साबित होता है कि ये हमारा संतुलित समीकरण नहीं है, यानी कि ये बैलेंस्ड समीकरण नहीं है, इसको हम अनबैलेंस्ड समीकरण के अंतर्गत रखेंगे। और हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तीसरा हमारा संतुलित है, देखिए तीसरे में हमने क्या लिया, फास्फोरस और ऑक्सीजन। तो फास्फोरस के P4 के रूप में हमने लिया है, तो P4 फास्फोरस सॉलिड स्टेट में, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, P4 का मतलब 4 एटम्स हुए ना फास्फोरस के। फिर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, O2 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स। राइट साइड में हम देखें तो फास्फोरस के कितने एटम दिए गए हैं, P4 और 10 यानी 4 एटम्स हैं हमारे फास्फोरस के। देखिए 4 फास्फोरस के और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 10 है ना। 4 फास्फोरस के एटम्स और 10 ऑक्सीजन के एटम्स। जबकि हमारे जो लेफ्ट साइड में यानी हमारे बाएं साइड में हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, सिर्फ 2। फास्फोरस की संख्या, फास्फोरस के एटम्स की संख्या यानी कि फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या तो सेम है 4, इधर भी फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या 4 है। जबकि जो ऑक्सीजन एटम्स की संख्या है ना, ऑक्सीजन एटम्स की संख्या जो इधर हमारे राइट साइड में 10 है, जबकि हमारे लेफ्ट साइड में देखें तो ऑक्सीजन एटम्स की संख्या 2 है। तो इससे ये साबित होता है ना कि ये भी हमारा अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड है हमारा वो भी। तो अब हम अगर एक चीज ध्यान दें, अगर इसको हम संतुलित दिखना चाहें तो क्या करना होगा हमें कि समीकरण के लेफ्ट साइड में भी जो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है वो 10 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। अगर यहाँ पे एक O2 मॉलिक्यूल है तो एक O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, 2।
अगर हम यहाँ पे 5 कर दें सीधे सीधे, देखिए अगर हम यहाँ पे O2 के 5 मॉलिक्यूल कर दें तब यहाँ पे एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 होगी ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, तो 5 मॉलिक्यूल में 10 एटम्स। तो इससे यह समीकरण क्या हो जाएगा? इन केस इस समीकरण में ये तब ये बैलेंस्ड हो जाएगा। मतलब कि जब यहाँ पे हम 5 का गुणा कर देंगे यानी 5 का गुणा कर देंगे तब हमारे पास ये समीकरण जो होगा वो बैलेंस्ड अवस्था यानी संतुलित अवस्था में होगा। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक असंतुलित समीकरण को हम संतुलित करके देख लेते हैं किस तरीके से हम किसी भी जो असंतुलित समीकरण कोई भी हमें दिया जाए तो उसको हम संतुलित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल कौन सा है। एक एग्जाम्पल, ओनली वन एग्जाम्पल, बस बहुत अच्छे समझेंगे आप। उसके बाद जो कोई भी आपको समीकरण मिलेगा जो अनबैलेंस्ड होगा उसको आप संतुलित कर ले जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल एक हल करते हैं कि किसी एग्जाम्पल को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से हम किस समीकरण को, किसी असंतुलित समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने चुना है किसको? देखिए, कम्ब्यूशन ऑफ प्रोपेन, मतलब प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, एल्केन फैमिली का ये है। तो कम्ब्यूशन ऑफ प्रोपेन मतलब कि प्रोपेन की दहन अपक्रिया, अर्थात हम प्रोपेन की दहन अपक्रिया को पढ़ेंगे। उसका पहले असंतुलित समीकरण लिखेंगे तब उसको हम संतुलित करेंगे, यानी पहले अनबैलेंस्ड समीकरण लिखेंगे हम, फिर उस अनबैलेंस्ड समीकरण को यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इस समीकरण को मतलब कि इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमको संतुलित बनाने के लिए 4-5 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम अपने स्टेप्स के थ्रू बढ़ेंगे एक एक स्टेप करके, ताकि और हर स्टेप पे आपको अच्छे से बताते जाएंगे। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसको हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमको रिएक्शन देगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन करना है किसका, प्रोपेन का। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये होगा कैसे, कि प्रोपेन का कम्बिनेशन यानी प्रोपेन का दहन होगा कैसे। तो हम दहन करना है तो हम वायुमंडल में करें या फिर किसी लैब में करें। तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, किसी भी चीज के दहन के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। या आपको बाहर जलाते हैं कुछ माचिस के लिए जल जाती है, क्यों, फास्फोरस उस पर भी होता है, फास्फोरस की माचिस की डब्बी पे भी होता है, लेकिन जलती क्यों है, क्योंकि वो फास्फोरस आपस में रिएक्शन करके ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ले लेती है, तब जाके वो दहन होती है। तो उसी तरीके से प्रोपेन का जो दहन होगा वो भी ऑक्सीजन के ही उपस्थित में होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको कोई समीकरण चाहिए ना, कोई समीकरण हो चाहे टूटा फूटा कैसा भी समीकरण हो, हमको सबसे पहले समीकरण चाहिए तब हम उसको बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कम्ब्यूशन रिएक्शन इसका लिखेंगे, प्रोपेन का कम्ब्यूशन रिएक्शन लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हमको रिएक्शन मिलनी चाहिए। तो रिएक्शन के लिए हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखते हैं इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरीके से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या, रिएक्टेंट में पहला कंपोनेंट हमारा क्या होगा, प्रोपेन, क्योंकि हमको प्रोपेन का ही दहन करना। तो सबसे पहले हम प्रोपेन को लिखते हैं, यहाँ पे देखिए C3 और H8, किस मीडियम में इसका दहन होगा, गैसियस। फिर हमने बताया कि दहन के लिए किसकी जरूरत होगी, हमको बताया ना, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे, पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन O2। तो O2 किस फॉर्म में होता है, O2 मॉलिक्यूल के रूप में, ऑक्सीजन एटम तो लिखा नहीं जाएगा, एटम के रूप में उपस्थित नहीं होता। O2 जहां भी ऑक्सीजन जहां भी होता है वो O2 मॉलिक्यूल के रूप में उपस्थित होता है। तो ये किस फॉर्म में है, ये भी गैस में। ठीक है, अब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, देखिए यहाँ से प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, प्रोडक्ट बनेगा क्या, देखिए ये होगा। तो हमको दिख रहा है कि हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया CO2 किस फॉर्म में, गैस। फिर प्लस, देखिए CO2 मिला यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गया। अब क्या बचा, अब क्या चीज बन सकती है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो जल बन सकते हैं ना। तो यानी H2O किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड, मतलब कि द्रव अवस्था में H2O बनेगा। तो ये समीकरण हमारी हुई किसकी, करेक्ट फार्मूला चाहिए, मतलब कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से फार्मूला चाहिए। देखिए ये हमारा प्रोपेन, ये ऑक्सीजन, फार्मूला से ना ऑक्सीजन को दर्शाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दर्शाया जाता है, और H2O को मतलब कि जल को, वाटर को ऐसे दर्शाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे होंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मतलब क्या, जो रिएक्शन करने वाले हैं उसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको अगर हिंदी में देखें तो इसको हम बोलते हैं अभिकारक।
अभिकारक। और फिर इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद, ये उत्पाद। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं अभिकारक। जो रिएक्शन करते हैं आपस में, जो भी कंपोनेंट आपस में रिएक्शन करेंगे प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाने की, तो उसको हम अभिकारक बोलेंगे। और जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा यानी उत्पाद प्राप्त होगा उसको उत्पाद बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा समीकरण है, ये पहला तो ये कौन सा, देखिए क्या ये समीकरण बैलेंस्ड है। दिमाग में आपके ख्याल आएगा कि हमने समीकरण लिख लिया, हो सकता है ये बैलेंस्ड हो, मतलब कि हो सकता है ये संतुलित हो। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित होगा तो इसको बैलेंस करने यानी इसको संतुलित करने की हमको क्या जरूरत है, हम तो संतुलित उसी समीकरण को करेंगे जो समीकरण असंतुलित होगा ना, मतलब जो अनबैलेंस्ड होगा उसी को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है ये, इधर देखिए कार्बन एटम्स है, तो कार्बन के एटम की संख्या कितनी है, 3 C3 ना, तो 3 एटम्स, और कहीं कार्बन नहीं है। इधर देखते हैं कार्बन है कहीं, हाँ कार्बन यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन कितने एटम्स, 1 एटम्स है ना, ये 1 एटम्स कार्बन है। और ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की, देखिए हाइड्रोजन कितने एटम्स है, 8 एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु, कितने एटम्स हैं, सिर्फ 2। तो इससे लग रहा है ये भी नहीं संतुलित है। ऑक्सीजन की बात कर ले, ऑक्सीजन कितने एटम्स है यहाँ पे, O2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 एटम्स। फिर यहाँ पे देखिए 2 एटम्स यहाँ और 1 यहाँ, मतलब कितने हो गए, 3 एटम्स। इससे हम कह सकते हैं इसमें, इस समीकरण में कोई भी एलिमेंट ना, तो कोई भी एलिमेंट नहीं बराबर है समीकरण के इस तरफ और उस तरफ, मतलब कि समीकरण के बोथ साइड, दोनों साइड कोई भी एलिमेंट्स की संख्या बराबर नहीं, एलिमेंट्स के एटम की संख्या बराबर नहीं है। तो इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये हमारा अनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड है। अब बात करते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 की। धीरे धीरे एक एक एलिमेंट्स को, मतलब कि एक एक एलिमेंट्स को हम बराबर करते चले, जिससे कि समीकरण को थोड़ा थोड़ा संतुलित होता है। हमने कहा ना स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करेंगे इसको बैलेंस करें। तो सबसे पहले हम अपना स्टेप 2 देखते हैं क्या है, स्टेप नंबर 2। तो देखिए सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे बैलेंस करेंगे। क्या कोशिश ये करेंगे कि जो कंपोनेंट हमको खुद दिया गया हो, हम सबसे पहले बैलेंस उसको करें। मतलब अगर इसमें हमें प्रोपेन का कम्बिनेशन दिया तो हम सबसे पहले प्रोपेन के एटम्स की संख्या को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या, बैलेंसिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले यही कार्बन से ही शुरू करते हैं। तो देखिए इस समीकरण में कार्बन के एटम्स की संख्या क्या है, 3, और यहाँ पे कार्बन के एटम्स की संख्या कितनी है, 1। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा बताइए, हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या को बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे एटम की संख्या 3 है कार्बन की, तो क्या हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, किस संख्या से हम समीकरण के राइट साइड यानी समीकरण के दाएं साइड गुणा करें कि जिससे कार्बन की संख्या 3 हो जाए, है ना। तो कोशिश करते हैं किस संख्या से हम गुणा करें कि कार्बन की संख्या 3 हो जाए। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, देखिए 3 से ना, 3 से गुणा करेंगे तभी, क्योंकि सी के नीचे कोई है नहीं, कोई प्रीफिक्स तो जुड़ा नहीं है। लेकिन अगर 3 से हम गुणा कर देते हैं तो उसके आगे 3 जुड़ जाएगा, जिससे कि ये कार्बन की संख्या हमारी इधर भी 3 हो जाएगी और उधर भी 3। तो इसके लिए हम समीकरण लिखते हैं, देखिए क्या, C3H8 गैस है ये, तो ये सिंबल साथ साथ में चलेगा, ठीक है, ताकि पता रहे क्या है O2 और ये गैस। फिर समीकरण दोनों में रिएक्शन हुआ, क्या बना, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना, H2O, ये है लिक्विड। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहाँ पे करेंगे, 3 से। देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 लिखते हैं, 3। अब बात करें हम, तो हमारे पास कार्बन एटम की संख्या कितनी हो गई, 3। हमारे राइट साइड में यानी दाएं साइड में भी कार्बन एटम्स की संख्या 3 हो गई, और बाएं साइड में भी कार्बन एटम्स की संख्या हमारी 3 हो गई। लेकिन क्या अब यह समीकरण संतुलित है, क्या हो सकता है कि यह समीकरण अब बैलेंस हो गया हो, नहीं, क्यों नहीं। बात करें तो अभी तो हमने सिर्फ कार्बन एटम्स की संख्या मेंटेन किया, मतलब कार्बन एटम्स की संख्या को बैलेंस किया है समीकरण के दोनों तरफ। हमको करने के हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, अभी हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो हम और स्टेप में, अपने अगले स्टेप में देखते हैं कि हम किसको बराबर करेंगे, जिससे कि समीकरण कुछ एक कदम और बैलेंस की तरफ बढ़े। तो हम स्टेप नंबर 3 अपना देखते हैं। यहाँ पे स्टेप 3,
अब किसको हम बराबर करें, तो बात आएगी, हमने कार्बन कर लिया, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो क्या करें, बैलेंसिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए बैलेंसिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें हाइड्रोजन एटम्स की संख्या को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। अगर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स दिए हैं, 8 हाइड्रोजन एटम्स है ना, और कहीं पे हाइड्रोजन एटम्स है समीकरण के लेफ्ट साइड में नहीं। तो अब देखते हैं हम इधर, यहाँ पे देखेंगे इस समीकरण में, क्योंकि अगर अभी गलती से हमने कहीं गुणा कर दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे गुणा कर दिया है, यहाँ पे संख्या ऑक्सीजन की 2 थी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखिए कितनी होगी, 3 गुना 6 हो गई ना 6। इसलिए हम अपने एक जिस स्टेप पे हम होंगे उस स्टेप के ऊपर वाले समीकरण को देख के उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 थी, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8। हाइड्रोजन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं। तो और देखते हैं इस तरफ हमारे हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है, 2 है ना, हाइड्रोजन की संख्या 2 आ रही है समीकरण के राइट साइड में। तो किस संख्या का गुणा करें और किधर गुणा करें कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए समीकरण के दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमको ज्यादा दिख रही है 3। अभी देखिए हम नीचे एक बार समीकरण यही लिखे, तब देखते हैं हम। ये देखिए अगर हम लिखें C3H8, ये क्या है, गैसियस स्टेट में, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये भी गैसियस स्टेट में है ना। अब हम किसको लिखेंगे, समीकरण हमारा हुआ, ये रिएक्शन हुआ और यहाँ पे है 3CO2 गैस है, फिर प्लस H2O, ये भी है लिक्विड, ये हुआ H2O लिक्विड है। अब यहाँ पे हम देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हमारी, 8 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमारी 8। तो किस संख्या से गुणा करें और किधर गुणा करें कि हाइड्रोजन की संख्या हमारे इस तरफ भी 8 हो जाए। तो सीधी सी बात है, इधर समीकरण में हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो हम किधर गुणा करेंगे, अपने समीकरण के राइट साइड, मतलब कि अपने समीकरण के दाएं साइड हम गुणा करेंगे, तब हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी। तो उसके लिए हमको कौन सी गिनती, कौन सी इंटीजर का गुणा करें हम, और इस प्रोडक्ट के टर्म में किधर गुणा करें, माने कहाँ पे, यहाँ पे गुणा करें या यहाँ पे गुणा करें कि हमारी हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाए। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम किस संख्या से गुणा करेंगे, 4 एक गिनती है जिससे हम 2 हाइड्रोजन में गुणा करें तो संख्या कितनी हो जाएगी, 8। यहाँ पे हम गुणा करेंगे किसका, 4 का, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, टोटल 8 हो गई है ना, 8 हुई हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या। अब क्या, अब ये समीकरण संतुलित हुआ, देखिए चेक करिए। तो कार्बन की संख्या 3, यहाँ भी कार्बन की संख्या 3 कार्बन एटम की, हाइड्रोजन एटम की संख्या 8 और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम की संख्या 8, 4 दूना 8। फिर बात आई ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है, 2, और इधर ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी, देखिए 3 का गुणा इसमें 2, 3 दूना 6 एटम, और इधर कितना 4 और 0 मतलब 4, तो कितनी संख्या 6 और 4 10, मतलब कि ऑक्सीजन एटम की संख्या उधर 10 हो गई। अब हम अपने अगले स्टेप बढ़ेंगे, जिस स्टेप में हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम अपने समीकरण को संतुलित करने के एक कदम और आगे पहुंचे। देखिए हमारा जो स्टेप नंबर 4 होगा उसको हम ऊपर देखते हैं। अब देखिए हमारा होगा स्टेप नंबर 4, जिसमें हम क्या करेंगे, हमको जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी है। देखिए स्टेप नंबर 4, स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या, बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या होता है कि जिस किसी भी स्टेप पे हम होंगे उसके एक ऊपर वाले स्टेप को हम देखेंगे कि उसमें कौन सा समीकरण है, ताकि हम उसमें चेंजिंग कर सकें। देखिए ये समीकरण है, तो सबसे पहले इस समीकरण को हम ऊपर उठा के लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें जो भी ऑपरेशन हमको करना होगा, जो भी गुणा भाग जो घटाव करना होगा, उसके बाद हम करेंगे। देखिए इसको लिखते हैं, पहले क्या है, C3H8, ये गैसेस स्टेट में, फिर रिएक्शन हुई किससे, प्लस रिएक्शन हुई ऑक्सीजन, O2 ये गैसेस स्टेट। अब रिएक्शन होके क्या बनाया है यहाँ पे इन्होंने, 3 कार्बन डाइऑक्साइड
मतलब कि 3CO2 गैसेस स्टेट प्लस 4H2O यानी कि 4H2O, 4 मॉलिक्यूल हैं H2O जल के लिक्विड स्टेट। अब देखिए, अब तो ये समीकरण नीचे आ रहा था, ये भी बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, मतलब कि ये असंतुलित है। अब इसको हम संतुलित बनाने के लिए क्या करें, है ना। हमने कार्बन की संख्या बराबर कर ली, हाइड्रोजन की संख्या बराबर कर ली, अब हमें बराबर करनी किसकी, ऑक्सीजन की संख्या। तो देखिए कितनी ऑक्सीजन की संख्या है, 2, इधर 2 और उस टाइम कितनी है, देखिए इधर कितनी ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 3 और ये O2 मतलब कि 3 दूना 6, क्या कहते हैं 3 गुणे 2 बराबर 6, और यहाँ पे कितनी 4 आइटम्स है ना, तो जोड़ देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा हमारे पास 10 होंगे ना। टोटल हमारे पास कितने हुए, 10 हुए, कि टोटल जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स की संख्या समीकरण के राइट साइड में है तो वो है 10। अब हम क्या करें कि समीकरण में इधर भी ऑक्सीजन एटम की संख्या 10 हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, देखिए अगर हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे तो है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन संख्या, वो ऑक्सीजन एटम की संख्या इधर है, तो उधर हमको 10 है, इसमें हम किस संख्या का गुणा करें कि 10 हो जाए, तो सीधी सी बात है 2 में हम 5 का गुणा करेंगे तभी हमारे पास 10 होगा। चाहे 2 में 5 से गुणा करें, चाहे 5 में 2 से, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 पहले से मौजूद है तो हम किसका गुणा करेंगे, 5 का। देखिए कितना होगा, 5, ठीक। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी हो गई, 10 हुई ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की संख्या 10 हो गई, मतलब कह सकते हैं कि दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम्स की संख्या बराबर हो गई। इसको इस पेन से लिख देते हैं, उससे साफ दिख नहीं रहा है। देखिए 10 हो गई ना, इधर भी 10 उधर भी 10। अब हम कह सकते हैं कि अब क्या, अब हम चेक कर सकते हैं इसको कि ये समीकरण संतुलित हुआ नहीं। तो ये हमारा स्टेप 4। अब हम स्टेप 5 में, मतलब कि स्टेप 5 में इसकी बात करते हैं। तो देखिए स्टेप 5 में इसको हम इरेज कर देते हैं। तो स्टेप नंबर हमारा क्या है, स्टेप 5। स्टेप हमारा होगा 5, जिसमें हम क्या करेंगे, अब तो समीकरण वहां तक हो गया। अब इसके आगे हमने कोशिश तीनों पे ऑपरेशन कर लिए, कार्बन भी चेंज कर लिया, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। अब हम बात करेंगे कि इसके आगे हम क्या करें कि हमको पता चल जाए कि हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है, मतलब कि वो बैलेंस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई, मतलब चेक ही करेंगे ना, बिना चेक किए हम बताएंगे नहीं। तो चेक करेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई दैट, देखिए क्या कर रहे हैं, वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बैलेंस्ड इन द फाइनल इक्वेशन। कह सकते हैं कि अब 5वें स्टेप में हमारा जो काम होगा वो चेक करना होगा, जो चौथे स्टेप में समीकरण आया है उस समीकरण को चेक करना होगा। हमारा 5वें स्टेप में काम की क्या, उस चौथे समीकरण में, जो चौथे स्टेप के बाद हमारा समीकरण आया, उसमें जो प्रत्येक एलिमेंट है उनके एटम्स की संख्या समीकरण के राइट साइड और समीकरण के लेफ्ट साइड बराबर है या नहीं। देखिए हमने चेक कर लिया था कि कार्बन एटम की संख्या इधर 3 है और कार्बन एटम की संख्या समीकरण के राइट साइड में भी 3 है। हाइड्रोजन एटम की संख्या देखें तो लेफ्ट साइड में 8 है और राइट साइड में भी 4 गुना 8 है। बात ऑक्सीजन की करते हैं तो ऑक्सीजन एटम की संख्या हमारे समीकरण में जो स्टेप 4 के बाद प्राप्त हो उसमें कितनी, 10 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखें 3 दूना 6 और 4, मतलब कि 10 है ऑक्सीजन एटम की संख्या हमारे समीकरण के राइट साइड में भी। तो इससे हम देख सकते हैं ना कि ये जो समीकरण हमारा आया ये बैलेंस्ड हुआ ना, मतलब कि अब हमको समीकरण मिल गया बैलेंस। हम क्या लेके चले थे, अनबैलेंस्ड समीकरण, मतलब कि असंतुलित समीकरण लेकर चले थे, लेकिन हमको अंततः प्राप्त हो गए हमारे संतुलित समीकरण। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस समीकरण। तो अगर आपको ना समझ में आए ये कि किस तरीके से किया, तो एक बार पहले तो मैं बता दूं, और अगर आपको फिर भी ना समझ में आएगा तो आप वीडियो को 1-2 बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा था। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमें जो रिएक्शन करनी थी किसकी, हमको संतुलित करना था प्रोपेन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी प्रोपेन की दहन अक्रिया को हमको संतुलित करना था। देखिए हमने फर्स्ट स्टेप में प्रोपेन की दहन अक्रिया लिखी, जो कि ये लिखा हुआ C3H8, मतलब कि प्रोपेन और ऑक्सीजन दोनों ने इनको रिएक्टेंट कहते हैं, मतलब इनको अभिकारक कहते हैं। जो किसी भी रिएक्शन में भाग लेते हैं कंपोनेंट को रिएक्टेंट यानी अभिकारक। तो इन्होंने आपस में रिएक्शन की और बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। जब किसी भी चीज का दहन होता है जिसमें कार्बन उपस्थित हो तो हमको क्या मिलती है प्रोडक्ट के रूप में,
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में H2O मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिली। तब ये हमारा स्टेप फर्स्ट हुआ, हमने समीकरण लिख लिया। और सेकंड स्टेप में हमारा क्या था, सेकंड स्टेप होगा बैलेंसिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कि अब कार्बन एटम्स की संख्या को हम बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 कार्बन एटम्स थे और इस साइड समीकरण के राइट साइड में हमने 3 से गुणा कर दिया। किसमें, सिर्फ कार्बन, जहां पे कार्बन एटम्स हमें दिखाई दे रहा है, कार्बन एलिमेंट, वहां पे हमने 3 से गुणा किया। तो हमारे पास कार्बन एटम की संख्या 3 हुई बराबर। तो अगले स्टेप में हमने, अब हमको हाइड्रोजन की संख्या बराबर करनी है। तो क्या किया हमने, बैलेंसिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए हमने, देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स 8, इस साइड हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स सिर्फ 2। अब हमने 4 का गुणा किया समीकरण के राइट साइड में, जिससे कि हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 8 बराबर हो जाए, जो कि है हमारे लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में जो संख्या है वो। तो यहाँ पे हमारा 8 हुआ और इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 8 हुई। अब आगे क्या, अगला स्टेप हमने देखा बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगले स्टेप में हमने ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस किया, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कार्बन की संख्या हम बैलेंस कर चुके हैं, हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस कर चुके हैं। अब बात आई ऑक्सीजन के एटम की संख्या बराबर करने की। तो देखिए कितना था यहाँ पे नीचे वाले समीकरण में, ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड में 2, मतलब कि बाएं साइड में ऑक्सीजन की संख्या 2 थी ऑक्सीजन एटम की संख्या, और राइट साइड दाएं साइड में ऑक्सीजन एटम की संख्या देखिए कितनी, 3 दूना 6 और ये 4, मतलब कि 10। तो अब बात आई कि अब कैसे बैलेंस किया जाए। अभी तक तो हमने इधर बैलेंस करके कर लिया था काम, 3 से गुणा, यहाँ पे 4 से गुणा। अब बात करेंगे हम अपने समीकरण के लेफ्ट साइड में किस संख्या से गुणा करें, जिससे कि हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम्स की संख्या है यहाँ पे दिखाई दे रही 6 और 4 10, वो भी 10 हो जाए। तो हमने किसका गुणा किया, हमने 5 का गुणा किया। देखिए 5 का गुणा किया, जिससे कि हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम की संख्या समीकरण के राइट साइड और लेफ्ट साइड में बराबर हो गई है ना। राइट साइड में पहले से ऑक्सीजन की संख्या 10 थी, लेफ्ट साइड में भी हमने ऑक्सीजन की संख्या 5 से गुणा करके ऑक्सीजन की संख्या को 10 बना दिया। तो अब ये स्टेप हमारा चौथा पूरा। 5वें स्टेप में हमारा काम क्या है, 5वें स्टेप में बात करें तो वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बैलेंस इन द फाइनल इक्वेशन। अब हम जांच करेंगे उस समीकरण की, जो समीकरण हमको चौथे में आया है, मतलब जो इक्वेशन हमको चौथे स्टेप में प्राप्त हुआ है, उसकी हम जांच करेंगे कि किसकी जांच, कि उसमें एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या, जो प्रत्येक एलिमेंट का यूज हुआ है उसके एटम्स की संख्या समीकरण के बाएं साइड और राइट साइड दोनों तरफ सेम है या नहीं, है ना। मतलब समीकरण के लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है नहीं। तो देखिए हमने लेफ्ट साइड देखा, सभी एटम्स की संख्या जो थी लेफ्ट साइड में सेम, वही एटम्स की संख्या राइट साइड में, उस एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या राइट साइड में भी सेम है। तो इससे साबित होता है कि ये समीकरण अब हमने बैलेंस कर लिया है। हम एक असंतुलित समीकरण लेकर चले थे जिसको हमने अंततः संतुलित कर लिया। ठीक, तो एक बात और, इस पूरे प्रक्रिया के दौरान हमने ये देखा होगा कि ये जो संख्या है इससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। यानी कि H8 से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, 2 से कोई छेड़छाड़ नहीं की, जहां के तहां 2 2 शुरू से देखिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। मतलब जो प्रीफिक्स है, ये किसी भी एटम्स के साथ में जो प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं उससे हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। आप भी जब किसी भी समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि उस एटम के जो प्रीफिक्स हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरे में कार्बन के साथ भी नहीं। हाइड्रोजन को देखिए शुरू से H8 लेके चले हैं, H8 H8 H8, कहीं कोई चेंजिंग नहीं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी 2, शुरू से देखिए ऑक्सीजन की 2, यहाँ भी O2, यहाँ भी O2, फिर अंततः लास्ट स्टेप में भी हमने O2 को O2 के रूप में ही लिखा है। इधर भी O2 है, इधर H2, देखिए यहाँ भी H2 H2 O2 और O2, मतलब हम कहते हैं हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की है। ठीक है, तो अब ये हमारा बैलेंस करने का समीकरण था कि हम किसी समीकरण को किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो अब ये हमारा टॉपिक लास्ट था हमारे इस चैप्टर का, जो कि पहला चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अभी हम 2 चीजें और बताएंगे। हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, यानी मूल राशि पढ़ी थी, और मूल मात्रक विवरण अर्थात फंडामेंटल यूनिट। तो थोड़ी सी बात उनके बारे में कर लेते हैं, थोड़ी सी उनकी डिफिनेशंस रह गई थी, उन डिफिनेशंस को हम बता देते हैं आपको। लेकिन ये बैलेंस करना, किसी समीकरण को बैलेंस करना आपको अच्छे से आ गया होगा, हमने बताया बहुत अच्छे से। तो हम उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हमारा छूटा हुआ है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल जो उनके यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, उसकी
डिफिनेशन कौन, उसकी डिफिनेशन में किस तरीके से डिफाइन करते हैं उनको। तो ये देखिए हमारे पास हमारे फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक चार्ट दी गई, मतलब एक सारणी दी गई है। देख रहे हैं आप कि इसमें सारणी दी गई है पूरी, जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज एक साइड में दी गई है। देख रहे हैं आप एक साइड में। फिर इनके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मतलब इनके जो मूल मात्रक हैं, उनको भी उसके जस्ट बगल में दिया गया है। यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब कि लेंथ का मात्रक क्या है, जो हमारे जो यूनिट ऑफ लेंथ मतलब लंबाई होती है उसका मात्रक क्या है, मीटर, तो मीटर लिखा हुआ। फिर जो मास होती है, मास की यूनिट क्या होती है, उसको बोलते हैं किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट को हम बोलते हैं सेकेंड। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। और यूनिट ऑफ अमाउंट, मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हमारी कैंडेला, ये दी गई है। फिर इसमें साइड में दिया गया है सभी के एग्जाम, मतलब कि सभी के डिफिनेशंस दिए गए हैं। जैसे हम बड़ा लिखा हुआ एक आध दो आपको पढ़ के बता देते हैं, फिर आप देख लीजिएगा। फिर आपकी बुक में भी होगा, ये है एनसीईआरटी में ये दिया गया है, हमने वही टेबल लगाया, टेबल नंबर 1.2 आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में टेबल नंबर 1.2। तो इसमें देखिए पहला दिया गया है, अगर मीटर की डिफिनेशन की बात करें हम, तो द मीटर सिंबल एम इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, है ना। तो 2b 299792458 इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, देखिए। व्हेन एक्सप्रेस इन द यूनिट मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मतलब जब लाइट की हम उस मात्रक उसको लिखते हैं तो उसकी यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड इनवर्स, अर्थात मीटर पर सेकेंड। वेयर द सेकेंड इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द सीजियम फ्रीक्वेंसी डेल्टा वी, और नीचे छोटा सा CS लिखा हुआ है ना। मतलब हम कहते हैं ये जो मीटर है वो सिंबल ऑफ एम, मीटर का सिंबल स्मॉल एम होता है, जिसकी एसआई यूनिट है, लेंथ की यूनिट है मीटर, तो उसका सिंबल स्मॉल एम होता है। और फिर डिफाइन, मतलब इसको डिफाइन किया जाता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है लाइट में, है ना, लाइट की जो चाल होती है वैक्यूम मतलब निर्वात, जहाँ पे हवा नहीं होती वहां पे जो प्रकाश की लाइट होती है वो भी कितना 299792458 जब होती है, और उसकी मात्रक मीटर पर सेकेंड, मतलब कि मीटर सेकेंड इनवर्स में होती है, तब उसको हम एक मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक मीटर बोल सकते हैं। ये क्या जो डेल्टा वी दिया गया, मतलब कि सेकेंड, वेयर द सेकेंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी, जो सेकेंड होगा वो जो मात्रा बताया ना मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स, उसमें जो सेकेंड होगा वो सीजियम फ्रीक्वेंसी से डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सब डिफिनेशन दिए गए हैं, किलोग्राम की भी, सेकेंड की भी, एम्पियर की भी, केल्विन की भी और मोल की, साथ में कैंडेला के भी डिफिनेशन दी गई है। तो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा सभी डिफिनेशन। कोई जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक मोल की डिफिनेशन बताइए, एक मीटर की डिफिनेशन बताइए, एक किलोग्राम की डिफिनेशन बताइए, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये हमारा हुआ एक टॉपिक और हमारा बचा हुआ है, उसको हम देखते हैं, जिसमें हम प्रीफिक्सेस के यूज किए जाते हैं, जैसे नैनो, हेक्टर, डेका, किलो, इन सभी के यूज किए जाते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये दूसरा चार्ट हमारा दिख रहा है। ये इसमें क्या दिया गया है, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, मतलब कि एसआई सिस्टम में, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं किसी बड़ी क्वांटिटी या बहुत छोटी क्वांटिटी, मतलब बड़ी क्वांटिटी मतलब 10 की पावर में बहुत ज्यादा हो गया, 10 की पावर में 24 तक, 21 तक, 18 तक, 16 तक, 15 तक चला गया। और अगर नीचे जाने की बात करें तो भी 10 की माइनस पावर में चला गया, 10 की पावर -24, 10 की पावर -21, मतलब 10 की घात -24, 10 की घात -21, 10 की घात -18, इस तरह से नीचे तक चला गया। तब के लिए ये साड़ी दी गई है। देखिए क्या लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है एक्टो, प्रीफिक्स एक्टो है, सिंबल कितना स्मॉल वाई। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -24। सोचिए, मतलब इतनी छोटी वैल्यू, 10 की घात -24, सोचना ये बात ना। इसलिए इतनी बड़ी संख्या को इतना जीरो हम लगाते कहाँ से, 10 की घात -24 लिखने से बढ़िया है कोई वैल्यू है तो उसको हम लिख दें कि कितना आया। मान लीजिए जैसे ये आया
22.43 और गुणे में आ गया 10 की पावर -24, इतना ज्यादा आ गया। बताइए तो इतना हम लिखें क्या? इससे अच्छा हम क्या लिखते हैं 2.43 और कितना y, मतलब कि यक्टो है ना ये सिंबल y, यक्टो मतलब 10 की घात -24, इतना लिख सकते हैं। तो फिर दूसरा हमारा दिया गया है, देखिए दूसरा दिया गया है जेप्टो जिसका सिंबल है Z। तीसरा हमारा ऑटो सिंबल A और वैल्यू कितनी 10 की पावर -18। फिर बात करें तो फेम्टो लिखा गया है 10 की पावर -15, इसका सिंबल है F, स्मॉल f। फिर लिखा हमारा पिको, पिको यहाँ तक ज्यादातर यूज हो जाता है, कभी कभी हमको भी यूज करना पड़ जाता है, हम लोगों को भी पिको तक। तो पिको का सिंबल कितना है P और इसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर -12। फिर आता है हमारा नैनो, नैनो जनरली क्या भाई नैनो टेक्नोलॉजी हम आज बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, मतलब 10 की पावर -9, इतने छोटे एलिमेंट्स की बात हम करते हैं, छोटे सब्सटेंस की बात करते हैं। तो उसका सिंबल कितना है स्मॉल n। फिर बात करते हैं माइक्रो जिसकी वैल्यू 10 की पावर -6 और सिंबल म्यू। फिर बात आई हमारी मिली, मिली को हम जानते हैं 10 की पावर -3। फिर सेंटी, सेंटी 10 की पावर -2 सिंबल स्मॉल सी। फिर बात आती है डेसी 10 की पावर -1। देखिए डेसी यहाँ तक तो हम माइनस में थे, 10 की पावर -1 डेसी, इसका सिंबल ओनली स्मॉल डी। फिर आता है डेका जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 1 यानी 10। 10 क्या है डेका मतलब 10, तो 10 इसका सिंबल डीए। फिर बात आती है हेक्टो, अब हम प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, हेक्टो जिसकी वैल्यू है 10 की पावर 2 मतलब 100 बोल सकते हैं ना, 10 की पावर 200 हेक्टो, इसकी सिंबल एच। फिर आता है किलो, है ना हम यूज करते हैं किलो, तो किलो की वैल्यू कितनी 10 की पावर -3, सिंबल कितना ओनली स्मॉल के। फिर बात आई मेगा, वहां पे माइनस में गए थे माइक्रो, प्लस में आए तो मेगा, उसी 10 की पावर 6 को मेगा कर दिया, इसका सिंबल कैपिटल एम कर दिया, लेकिन माइक्रो का सिंबल स्मॉल एम था। तो यहाँ देखें तो सभी सिंबल्स में जब हम माइनस में गए थे 10 की पावर माइनस में, तब सभी के सिंबल हमारे निगेटिव थे, है ना। सभी के मतलब निगेटिव का कहने का मतलब है कि सभी सिंबल जितने भी थे निगेटिव में सब स्मॉल लेटर में थे। लेकिन जैसे जैसे हम पॉजिटिव में बढ़ते जा रहे हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 इसमें जाते जा रहे हैं, तो हमारे जो सिंबल्स हैं वो कैपिटल लेटर में होते जा रहे हैं, बड़े लेटर में बड़े अक्षरों में होते जा रहे हैं। देखिए बात हम करते हैं गीगा की 10 की पावर 9, हम 10 की पावर -9 में गए तो हमारे पास नैनो आया, लेकिन 10 की पावर 9 में गए तो हमारे पास आ गया गीगा जिसका सिंबल है कैपिटल जी। फिर बात करें तो टेरा दिया गया है, पेटा दिया गया है, इग्जा दिया गया है, जेटो दिया गया है, योटा दिया गया है, योटा मतलब 10 की घात 24, वहां पे 10 की घात -24 में थे तो कितना था योक्टा, YOCTO योक्टो। लेकिन जब हम 10 की घात 24 में प्लस में गए तो हमारे पास क्या आया योटा जिसका सिंबल है कैपिटल Y। ये हमारे सभी प्रीफिक्सेस हैं जिसके जो वैल्यू दी गई थी 10 की पावर में, फिर उसके प्रीफिक्सेस की कहते हैं क्या है उसको, फिर उसका सिंबल था। ठीक, तो इसको हम रसायन विज्ञान में यूज करते हैं। तो यही था हमारे चैप्टर में, इतना ही। तो अब हम बात करते हैं कि हमने अपने चैप्टर में बहुत सी चीजें, हमने अपने पहले चैप्टर में बहुत सी चीजों को पढ़ा है, बहुत सी चीजों के बारे में जाना है जो कि हमें अपने आगे के सिलेबस में काम आएगी। आगे के चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इन छोटी छोटी चीजों का काम लगेगा। तो हमने ये हमारा चैप्टर हमारा पहला समाप्त होता है। अब हम अपने अगले वीडियो में अपने दूसरे चैप्टर से शुरुआत करेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपका सबसे पहले तो शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारा यह पहला चैप्टर खत्म होता है। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।